अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है मनी इज़ पेड बाय गवर्नमेंट टू अनएम्प्लॉयड वर्कर इन द फॉर्म ऑफ ए बेनिफिट। इसको ट्रांसफ़र पेमेंट क्यों कहते हैं? द पेमेंट इज़ मेड फ्रॉम टैक्सेस, द पेमेंट इज़ मेड फ्रॉम गवर्नमेंट सेविंग्स नॉट करंट इनकम। हाँ जी, क्योंकि बगैर किसी गुड्स की प्रोडक्शन के कोई सर्विस या गुड्स हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, मुफ्त में बस पैसे मिल रहे हैं, तो दिस वुड बी कॉल्ड ट्रांसफ़र पेमेंट। अच्छा जी, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव टैक्स ये होता है कि जिनकी इनकम कम हो वो ज़्यादा टैक्स दें, जिनकी इनकम ज़्यादा हो वो कम टैक्स दें। तो जनाब ये वाला 17 का ये आंसर होगा। गुड। अच्छा जी, 18 में कह रहा है गवर्नमेंट इज़ कंसर्न्ड दैट फॉरेन ओन्ड कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए हाई प्रोपोर्शन के जो बाहर की एमएनसीज आई हुई हैं वो बहुत ज़्यादा लोकल आउटपुट बना रही हैं। अच्छा, विच इज़ कंट्रोल्ड। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये जो टिम्बर है, टिम्बर की एक्सट्रैक्शन वो एक फॉरेन ओन्ड कंपनी चला रही है, तो उसको नेशनलाइज कर देते हैं, गवर्नमेंट उसका कंट्रोल ले लेती है। ठीक है, इकोनॉमी का इसका क्या फ़ायदा होगा? फॉरेस्ट्री वर्कर्स विल बिकम द न्यू ओनर्स। वो अकेले तो नहीं बनेंगे, सारे ही बनेंगे। अच्छा, प्रॉफिट्स वो नो लॉन्गर बी सेंट अब्रॉड टू फॉरेन शेयर होल्डर्स। हाँ जी, हमारे मुल्क के प्रॉफिट हैं, मतलब हमारे मुल्क के रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रॉफिट्स कमा के वो बाहर जा रहे थे, वो अब नहीं जाएंगे। सोशल कॉस्ट्स ख़त्म हो जाएंगी, नहीं सोशल कॉस्ट्स ख़त्म नहीं होंगी, और द मार्केट फॉर टिम्बर विल बिकम मोर कम्पेटिटिव, नहीं लेस कम्पेटिटिव होगी। टिम्बर एक्सट्रैक्शन की सारी कर दी है, एक ही अब वो प्रोड्यूसर है, तो ये लेस कम्पेटिटिव। ठीक है जी, 18 का भी होगा। 19 व्हाट विल डेफिनेटली लीड टू इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। अच्छा, अगर इंपोर्ट प्राइसेस आपकी सेम रहती हैं और एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव कर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20, डायग्राम एस डी डोमेस्टिक सप्लाई है, एस डब्ल्यू वर्ल्ड सप्लाई है, ये है। आफ्टर ऑपरेटिंग अ फ्री ट्रेड सिस्टम द कंट्री बैन्स ऑल इम्पोर्ट्स। रेवेन्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। सर पहले क्या हो रहा था, जब इम्पोर्ट्स हो रही थी तब लोकल प्रोड्यूसर्स इतनी क्वांटिटी सेल करते थे और इस प्राइस पे सेल करते थे, राइट? अच्छा, वर्ल्ड प्रोड्यूसर्स कितनी क्वांटिटी सेल करते थे? वो करते थे 4 से 13 तक, और प्राइस कितनी चार्ज करते थे? वो भी 10 चार्ज करते थे। ठीक है, 13 माइनस 4 कितना होता है? 9। 9 इंटू 10 कितना होता है? 90। तो वर्ल्ड प्रोड्यूसर्स का जो रेवेन्यू था पहले वो 90 था। अब जब इम्पोर्ट्स आप बैन कर देंगे तो वो जो इम्पोर्ट्स आ रही थी उनका रेवेन्यू ख़त्म हो जाएगा, तो वर्ल्ड प्रोड्यूसर्स ने दे वुड लूज़ 90। तो या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा। अब सवाल ये है कि लोकल प्रोड्यूसर्स को कितना फ़ायदा होगा। लोकल प्रोड्यूसर्स पहले 4 का बना रहे थे और 10 का बेच रहे थे, मतलब 4 क्वांटिटी सेल कर रहे थे 10 की, तो ये 40 इनका रेवेन्यू था। ठीक है, अब कितना सेल करेंगे? 8 क्वांटिटी सेल करेंगे और चार्ज उसका कितना करेंगे? 20। तो 8 इंटू 20 कितना होता है? 160। 160। 40 पहले कमा रहे थे, 160 अब कमा रहे हैं, तो इनका इंक्रीज जो आया है वो 120 का आया है। ठीक है, तो इफेक्ट जो इसका होगा दैट वुड बी ए गेन ऑफ 120। इसका आंसर बी होगा। टोटल 160 हो जाएगा लेकिन गेन 120 का होगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, डायग्राम शोज द वैल्यू ऑफ नाइजीरियन नायरा अगेंस्ट यूएस डॉलर 2015 और 16 के दरमियान। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। अब पहली बात तो ये जनाबे वाला कि नायरा जो है एवरी यूएस डॉलर के अगेंस्ट, ज़्यादा नायरा का $1 आ रहा है तो नायरा की वैल्यू कम हुई है। ठीक है, सवाल ये है कि ये डेप्रिसिएशन है या डिवैल्यूएशन है?
आप बताएं क्या होगा और क्यों। ये डेप्रिसिएशन इस वजह से नहीं होगा, हमने ये पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन जो है वो मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है और डिवैल्यूएशन जो होता है वो बाय ऑर्डर होता है। ठीक है, अगर डेप्रिसिएशन हो रहा होता तो इसमें ग्रेजुअल 1 साल के अंदर इंक्रीज आ रहा होता, समथिंग लाइक दैट। ये हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इन्होंने होल्ड किया हुआ था इस वैल्यू पे और एकदम ये डी वैल्यू करके इस वैल्यू के ऊपर लाए अब। ठीक है, ओवरनाइट मार्केट चेंजेस से इतना ज़्यादा ड्रास्टिक और इतना स्मूथ चेंज नहीं आता, या इतना ड्रास्टिक ओवरनाइट चेंज नहीं आता जो मार्केट ऑपरेशन से आ रहा होता है। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई उसका इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। इस वजह से इसका आंसर जो है वो डिवैल्यूएशन होगा, डेप्रिसिएशन नहीं होगा। समझ। अच्छा जी, कंट्री एम एंड एन प्रोड्यूस वर्ल्ड सप्लाई मशीन टेक्सटाइल की कंट्री। अब ये बता रहा है जी कि हर कंट्री क्या प्रोड्यूस करती है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज से अगर मैं निकालूं, कंट्री एम की पहले बात करते हैं। कंट्री एम में 1000 मशीन्स का 500 टेक्सटाइल्स का रेशियो है, राइट। या आप 1000 मशीन्स बना लें या आप ये 500 टेक्सटाइल के यूनिट बना लें। दोनों साइड्स को मैं 500 से अगर डिवाइड करूं तो इसका मतलब ये है कि 1 टेक्सटाइल इज इक्वल टू 2 मशीन्स। ठीक है, एक टेक्सटाइल यूनिट की वैल्यू क्या है, 2 मशीन्स हैं। और जनाबे वाला एक मशीन की अगर वैल्यू निकालनी है, दोनों साइड को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो एक मशीन जो है दैट इज इक्वल टू 0.5 टेक्सटाइल्स। ये कंट्री एम की बात हो गई। अब बात करते हैं कंट्री एन की। कंट्री एन में क्या है जनाबे वाला, 900 मशीन्स आर इक्वल टू 300 टेक्सटाइल। तो इसका मतलब ये है कि 1 टेक्सटाइल इज इक्वल टू 3 मशीन्स। ठीक है, और 1 मशीन अगर दोनों साइड्स को मैं 3 से डिवाइड कर दूं, 1 मशीन इज इक्वल टू 0.3 टेक्सटाइल। ठीक है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि अगर टेक्सटाइल की वैल्यू में कंपेयर करूं, कंट्री एम में जो पहली कंट्री थी रेड वाली, उसमें एक टेक्सटाइल बनाने के लिए सिर्फ 2 मशीनें गिव अप करनी पड़ेंगी उनको। जबकि जो ब्लू वाली कंट्री है कंट्री एन, उनको एक टेक्सटाइल का यूनिट बनाने के लिए 3 मशीनें गिव अप करनी पड़ेंगी। तो पहली वाली कंट्री की टेक्सटाइल की कॉस्ट कम है तो ये टेक्सटाइल में स्पेशलाइज करेंगे। ठीक, क्योंकि इसके लिए दूसरी चीज़ उनको कम गिव अप करनी पड़ती है। जब मशीन की बात करते हैं तो कंट्री एम को, जो रेड वाली कंट्री है, उसको एक मशीन बनाने के लिए आधा टेक्सटाइल गिव अप करना पड़ता है। और जो नीली वाली कंट्री है कंट्री एन, उनको एक मशीन बनाने के लिए सिर्फ 0.3 1/3 टेक्सटाइल गिव अप करना पड़ता है। क्योंकि इनको कम टेक्सटाइल गिव अप करना पड़ रहा है, इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, तो इनको मशीन्स में स्पेशलाइज करना चाहिए। ठीक है जी, तो कंट्री एम शुड स्पेशलाइज इन टेक्सटाइल एंड कंट्री एन शुड स्पेशलाइज इन मशीन्स। सी। सर ज़्यादा और कम नहीं, जो ज़्यादा और कम देख रहे होते हैं ना वो हम एब्सोल्यूट एडवांटेज देख रहे होते हैं। यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख रहे हैं। कंट्री एम मशीनें भी ज़्यादा बना रहा है और टेक्सटाइल भी ज़्यादा बना रहा है, तो क्या कंट्री एम दोनों में स्पेशलाइज करे। कंट्री एम मशीनें बनाता है 1000, कंट्री एन सिर्फ 900 बनाता है, तो किसको स्पेशलाइज करना चाहिए, कंट्री एम को, पहले वाले को ना। वो ज़्यादा मशीनें बना रहा है, वो टेक्सटाइल यूनिट भी ज़्यादा बना रहा है, 500 बना रहा है, तो इसका मतलब टेक्सटाइल में भी पहले वाले कंट्री को स्पेशलाइज करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो पहले वाला कंट्री है उसके टेक्सटाइल सस्ता बन रहा है क्योंकि उसके लिए उसको सिर्फ 2 मशीनें गिव अप करनी पड़ रही हैं, जबकि दूसरे कंट्री को वही टेक्सटाइल का एक यूनिट बनाने के लिए 3 मशीनें गिव अप करनी पड़ेंगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दूसरे वाले कंट्री की मशीनों के, इसके टेक्सटाइल के लिए ज़्यादा है।
जब मशीनों की बात आती है तो पहले मुल्क को एक मशीन बनाने के लिए आधी टेक्सटाइल गिव अप करनी पड़ती है और दूसरे मुल्क को एक मशीन बनाने के लिए एक तिहाई टेक्सटाइल गिव अप करनी पड़ती है, 1/3, क्योंकि इनको कम गिव अप करनी पड़ती है, 1/3 इज लेस देन हाफ। तो इनको फिर मशीन में स्पेशलाइज करना चाहिए दूसरे कंट्रियन को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख के हम ये निकालते हैं। अच्छा जी, 23 द डायग्राम शोज एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड कर्व्स। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड आपकी कम हो गई है। तो एग्रीगेट डिमांड क्यों कम होती है? व्हाट वुड कॉज अ डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड? टैक्स ज़्यादा लगाएंगे तो उससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। डोंट यू एग्री? टैक्स ज़्यादा लगाने से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टैक्स लगाएंगे तो कंजम्पशन कम होगी, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, बिजनेसेस के पास री इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉफिट्स कम होंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम है, एक्सपोर्ट्स कम होंगी इस वजह से। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? दो कंट्रीज ट्रेड विद वन अनदर। हाँ जी, ये कस्टम यूनियन की ये निशानी है कि आपस में एक दूसरे से ट्रेड करनी है, आपस में एक दूसरे पर टैक्स नहीं लगाना, और बाहर से अगर कोई हमें कोई चीज़ बेचने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर टैक्स लगाना है। दिस इज़ अ कस्टम यूनियन। 24 का ए होगा। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है? टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है एक कंट्री का पहले 90 था और 90 से कम होके ये 80 हो गया। अच्छा, इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस जो है वो इनका कांस्टेंट था दोनों सालों में 110। तो जनाबे वाला ये आपका निकलता कैसे? टर्म्स ऑफ ट्रेड ये आपका निकलता है एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स, उसको मैं पीई कह देता हूँ, और इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स का रेशो। ठीक है जी। तो हमने किस किस साल की बात करनी है? 2010 की और 2015 की। अच्छा जी, 2010 में किस तरह निकलेगा? 90 था 2010 में, तो इंपोर्ट प्राइसेस थी इनकी 110 और रेशो था 0.9, क्योंकि मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। तो 0.9 इंटू 110 क्या होता है? 0.9 इंटू 110, 99। तो इसका मतलब है जनाबे वाला यहाँ पे इनकी एक्सपोर्ट प्राइसेस जो हैं 2010 में 99 थी। एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स जो है वो 99 था। 2015 में भी इनकी इंपोर्ट प्राइसेस जो हैं वो 110 हैं और इनका टर्म्स ऑफ ट्रेड कितना है? 0.8। तो अब इनकी प्राइसेस कितनी हो गई हैं? 110 इंटू 0.8, ये आपकी हो जाएंगी 88। तो एक्सपोर्ट प्राइसेस जो कि पहले 99 थी अब 88 हो गई हैं, तो दे फेल बाय 11। ठीक है जी। अच्छा, विच टाइप ऑफ इंपोर्ट अलाउज ए कंट्री टू डेवलप competitive एडवांटेज इन ए पर्टिकुलर गुड? आपने competitive एडवांटेज अपना बनाना है और उसके लिए आपको कैसी इंपोर्ट्स करनी पड़ेंगी? विच टाइप ऑफ इंपोर्ट कंट्रोल, सॉरी, कौन सा इंपोर्ट कंट्रोल लगाएं? A quota that protects jobs in a depressed industry, डिप्रेस्ड रीजन। किसी रीजन में मिसाल के तौर पे गवादर के लोगों का कोई वो था, कोई आउटपुट वो बनाते हैं, ठीक है। अब जब बाहर से वो एमएनसीज वगैरह आनी शुरू हुई हैं तो वो चीज़ कॉपी करते हैं, तो आपने उनको कहा कि जी इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते ताकि ये जो लोग हैं गवादर में ये जो काम कर रहे हैं उनका काम धंधा चलता रहे। ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि इन्फेंट इंडस्ट्री, कोई आपकी एक इंडस्ट्री है जो आप कह रहे हैं कि अभी ये बिल्कुल नया नया इन्होंने काम शुरू किया। लेट्स से कि पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में जैतून के दरख्त काफ़ी लगाए हैं, ठीक है। तो उसको ये कहते हैं जी कि इसको प्रोटेक्ट करना है, थोड़े अरसे के लिए बाहर से जो जैतून आ रहा है उसको टैरिफ लगा के महंगा कर दो ताकि ये हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर जाए, उसके बाद हम वो टैरिफ ख़त्म कर देंगे।
ठीक है। अच्छा, तीसरा ये कह रहा है टैरिफ जिसकी वजह से आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव होगा। इसका मतलब है आपकी एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ेंगी। ऐसा टैरिफ जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ेंगी। इससे कंपैरेटिव एडवांटेज तो नहीं आएगा, इससे तो उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। एम्बार्गो ऑन गुड्स विद नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, नहीं। इससे आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होगा, कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं, जो ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी से आपकी एक्सटर्नैलिटीज़ ख़त्म होंगी। एक्सटर्नैलिटीज़ आप ज़्यादा A2 में पढ़ेंगे। आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए, एक्सटर्नैलिटी ये होता है कि मैं अगर सिगरेट पीऊँ तो मेरे बराबर वाला जो बंदा है वो मुफ्त में धुआं खाएगा। उसने तो सिगरेट नहीं पिया ना, लेकिन उसको नुकसान हो रहा है। एयरपोर्ट के जो आसपास के इलाके होते हैं वहाँ लोगों की हार्ट डिजीज़ कई दफ़ा बढ़ जाती हैं, डिप्रेशन वगैरह वहाँ, क्यों? मुस्तकिल शोर होता है। अब ना वो जहाज़ में बैठे, ना उन्होंने जहाज़ उड़ाया, मेरली क्योंकि वो वहाँ पे रहते हैं तो उनको एक नेगेटिव आउटकम मिल रहा है उस एक्टिविटी का। ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होती है। ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों की वजह से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी और टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके ख़त्म होंगे, नॉट नेसेसरीली कि आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो चीज़ बनाने की बाकियों के मुकाबले में कम है। ठीक है। तो वो आप जब टैरिफ लगा रहे हैं तो उसमें आप अपनी गुड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो दूसरों की आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर रहे हैं, प्राइस अपनों की आर्टिफिशियली कंट्रोल कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ताकि इनको सपोर्ट करने के लिए। तो इवेंचुअली उससे फिर यही होगा कि इनकी प्राइस, आपका एम यही है कि इनकी प्राइस मैं कुछ अरसे तक कम रखता हूँ ताकि ये एक डेवलप कर लें एक पर्टिकुलर साइज में, फिर मैं इनको कम्पीट करने दूंगा। बी इसका आंसर होगा। समझ आया या ऊपर से गुजरी एक्सप्लेनेशन? नहीं समझ आया। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है? मरजान जाए नमाज बनाता है, मरजान की जाए नमाज बनती है 5 रियाल की। सात जाए नमाज बनता है, सात की जाए नमाज बनती है 7 रियाल की। किसकी जाए नमाज बनाने की कॉस्ट कम है? मरजान की। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मरजान पाकिस्तान में जाए नमाजें बेचने लगता है तो मैं कहता हूँ जी कि मरजान जो पाकिस्तान में जाए नमाजें बेच रहा है उनके ऊपर टैरिफ लगा दो, उनके ऊपर टैरिफ लगा दो 5 रुपए का ही और 5 रियाल का ही और $5 का। तो मरजान की जो जाए नमाजें पाकिस्तान में बिकेंगी वो कितने की बिकेंगी? 10 की। तो मैं साद को एडवांटेज दे रहा हूँ कि साद की जो सेलिंग प्राइस है वो रिलेटिवली कम लग रही है मरजान के मुकाबले में, साद का बिजनेस ग्रो करने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि साद ने तो अभी जाए नमाज़ें बनानी शुरू की है ना, मरजान के तो बाप दादा बनाते आ रहे हैं जाए नमाज़ें, तो साद को भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि साद की कॉस्ट आपने कंट्रोल की हुई है या साद की प्राइस जो है वो आपने रिलेटिवली बेटर की हुई है। कॉस्ट तो कंट्रोल नहीं की हुई, प्राइस उसकी रिलेटिवली बेटर की हुई है। तो ये आप उसको कंपैरेटिव एडवांटेज दे रहे हैं एक तरह से। ठीक है। अच्छा, 27 डायग्राम शोज एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इन एन इकोनॉमी, इनिशियल इक्विलिब्रियम जो है वो आपका है ई पे। ठीक है। अच्छा, व्हाट कॉजेज एग्रीगेट सप्लाई AS1 पे क्यों जाएगा और A2 पे क्यों जाएगा? पहली बात तो ये कि AD के चेंज होने से ये AS1 पे नहीं जाएगा, तो इस वजह से ऑप्शन A कैंसिल हो गया, ये गलत है। प्राइस लेवल्स इंक्रीज हो जाए P से P1 पे तो इससे भी ये AS1 पे नहीं जाएगा। प्राइस लेवल्स चेंज होना रिजल्ट होता है, कॉज नहीं होता। या कॉज भी हो सकता है अगर प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट बढ़ जाए। चलें इसके ऊपर जो है ना हम ज़रा सवालिया निशान लगाते हैं, लेकिन ये वैसा मुझे लग नहीं रहा इतना अच्छा ऑप्शन। अच्छा, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल मशीनों, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का मतलब ये है कि उन्हीं मशीनों से आप ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस कर लेते हैं। जब उन्हीं मशीनों से ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस कर लेते हैं तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई कम क्यों हो रही है? AS1 पे जब जा रहे हैं कम हो रही है ना, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है जी।
अच्छा, स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज, यस, दिस वुड कॉज अ डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई। स्किल्ड लेबर, आपके जो मजदूर काम करते थे आपकी फैक्ट्री में, जयनमाज़ें बनाते थे, वो पूरे सऊदीया के उठ के जो है उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे काम ठीक नहीं है, चलते हैं यहाँ से। तो आपके पूरे सऊदीया में स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज हो गई है, तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी एज अ रिजल्ट। ठीक है जी। ये जो प्राइस लेवल्स चेंज होते हैं ना, प्राइस लेवल के चेंज होने से आपका मूवमेंट अलोंग द कर्व होता है। ठीक है, या फिर ये होता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाए, उसकी वजह से आपके प्राइस लेवल एज अ रिजल्ट चेंज होते हैं। अच्छा, ये बात होगी, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी जो है, दिस इज़ द आंसर, कि स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी, और लोगों की आप ट्रेनिंग कर दें तो वही लोग उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेंगे, तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी। AS1 पे जब जा रहे हैं तो एग्रीगेट सप्लाई कम हो रही है, AS2 पे जब जा रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है, तो डी आंसर होगा इसका। अच्छा जी, एक्सपेंशनरी इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी वो होती है कि जिसके रिजल्ट में आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़े। Might be part of an एक्सपेंशनरी इकोनॉमिक पॉलिसी। अगेन, एक्सपेंशनरी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? जिसके रिजल्ट में एग्रीगेट डिमांड बढ़े। अच्छा, तो इसका आंसर जनाबे वाला, आप बजट डेफिसिट अगर कम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर रहे हैं और टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो जब टैक्स आप बढ़ा रहे हैं, ये आपकी एक्सपेंशनरी पॉलिसी नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है, तो ए आंसर नहीं हो सकता। बजट डेफिसिट इसी तरह कम होता है ना कि आपका खर्चे ज़्यादा थे, इनकम कम थी, तो आपने कहा खर्चे कम करो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपने कम कर दी, आपने कहा इनकम ज़्यादा करो, टैक्स आपने बढ़ा दिया, तो टैक्स बढ़ाने से और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करने से कॉन्ट्रैक्शनल इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, ये आंसर नहीं होगा। इसी तरह गवर्नमेंट स्पेंडिंग आप कम करेंगे, उससे भी एग्रीगेट डिमांड कम होगी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स। तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग आप कम कर देंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, ये भी एक्सपेंशनरी पॉलिसी नहीं है। मनी सप्लाई कम करेंगे, उससे भी एग्रीगेट डिमांड कम होगी, लोगों के पास पैसे नहीं है, खर्च कहाँ से करेंगे। इंटरेस्ट रेट अगर आप कम करते हैं, इंटरेस्ट रेट कम करने से सेविंग डिसइंसेंटिवाइज होगी, लोग कहेंगे कि पैसे रखे रखें सेविंग अकाउंट, इतने अच्छे पैसे नहीं मिलते, रिटर्न सूद ज़्यादा नहीं मिलता, खर्च करो, कंजम्पशन बढ़ेगा। इसी तरह बिजनेसेस को सस्ते लोन्स मिलेंगे, वो भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस को सस्ते लोन मिलेंगे, वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, तो ओवरऑल आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी इंटरेस्ट रेट कम करने से, ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी। ठीक है जी, एंड टू बी प्रिसाइज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट फिस्कल पॉलिसी का टूल नहीं है। अच्छा, अगली बात जो है हमारे पास सर वो ये है, गवर्नमेंट इज फेस्ड विद राइजिंग इन्फ्लेशन। वो चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी कम हो जाए और आउटपुट भी कम ना हो, इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाने का तरीका ये है कि आप मार्केट में कंपटीशन को इनकरेज करें, दिस वुड इंक्रीज योर एग्रीगेट सप्लाई। टैक्सेशन इंक्रीज करेंगे, इससे एग्रीगेट डिमांड कम होगी। बजट सरप्लस इंक्रीज करेंगे, इससे भी एग्रीगेट डिमांड कम होगी, क्योंकि सरप्लस इंक्रीज करने का मतलब ये है कि आप टैक्स बढ़ा रहे हैं और स्पेंडिंग कम कर रहे हैं। और एक्सचेंज रेट इंक्रीज करेंगे, इससे भी एग्रीगेट डिमांड आपकी कम होगी। जब आप कंपटीशन प्रमोट करेंगे, ज़्यादा लोग, ज़्यादा प्रोड्यूसर्स मार्केट में आएंगे, एग्रीगेट सप्लाई आपकी इंक्रीज होगी। अच्छा जी, और आखिरी सवाल, कोई गवर्नमेंट जो है वो क्यों करंट अकाउंट सरप्लस कम करना चाहेगी? इसका मतलब ये है कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स कम करना चाह रहे हैं और इंपोर्ट्स बढ़ाना चाह रहे हैं। एक वजह ये हो सकती है कि इन्फ्लेशन बहुत हो गई है, तो आप चाहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कम हो। ठीक है, तो उस वजह से आप एक्सपोर्ट्स कम करना चाहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए आप ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट्स कम होने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है आपकी। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं वो अपने ले ऑफ्स करेंगे, लोगों को निकालेंगे, अगर करंट अकाउंट सरप्लस कम हो रहा है और एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं तो। ठीक है जी। इसी तरह
एक्सपोर्ट जब आपकी कम होंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है ये भी आपका नहीं इंक्रीज़ करेगा, कम होगा। एक्सचेंज रेट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्यों एक्सचेंज रेट बढ़ाना चाहेगी? नहीं, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आप करंट अकाउंट सरप्लस जो है उसको कम करने की कोशिश करते हैं कई दफ़ा, लेकिन ये उस अजम्पशन पे ये तब होगा जब आपके करंट अकाउंट सरप्लस में, वैसे सरप्लस है तो एक्सपोर्ट्स ही ज़्यादा हैं। ठीक है, ए इसका आंसर होगा 30 का। ठीक है जी, ये पेपर भी कंप्लीट हो गया।